राइट, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, हाँ जी, यहाँ पे सूचना भी किशोर ने दे दी है डिटेल में। बहुत बढ़िया किशोर, बहुत बढ़िया। ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर एंड लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। ऑलराइट, सो ठीक है, तो हमने हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट और हमारा यहाँ पे आपका macrofilament is something we have completed. So that is something we have actually covered and completed, right? So इंटरमीडिएट फिलामेंट को लेकर अगर हम थोड़ी बहुत बात करें यहाँ पे, if we just revise few things, so याद रखना ये आपके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर लेमिना होता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ भी आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए। सो इट विल आल्सो प्ले रोल इन प्रोवाइडिंग द सेल शेप ओवर हियर। तो ये कुछ आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट को लेकर। नाउ द नेक्स्ट वन जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी योर माइक्रोट्यूब्यूल्स। आखिरी वाला जो हमारा यहाँ पे साइटोस्केलेटल का जो यहाँ पे आपका कंपोनेंट है वो है आपका यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो जब भी हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, याद रखिएगा कि इनका डायमीटर आपका सबसे ज्यादा होता है। तो बेसिकली यू विल फाइंड इनका जो डायमीटर आपको मिलेगा इट विल बी अराउंड लाइक 25 नैनोमीटर। ये रहता है मेरे डायमीटर ऑफ माय माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो दिस विल बी माय डायमीटर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि आपका डायमीटर यहाँ पे जो आपका रहेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 25 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट इज गोइंग टू बी कि इसका अगर आप शेप देखोगे तो अगेन दे विल बी सिलेंड्रिकल इन शेप। सिलेंड्रिकल शेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? लंबा सा सिलेंड्रिकल शेप आपको यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। एंड अगर आपसे कोई पूछे कि यार इसमें कौन से प्रोटीन लगे हुए होते हैं, देन दैट इज गोइंग टू बी योर ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन आपको इसके अंदर मिलेगा। तो यार रखना मैक्रोट्यूब्यूल में अगर आपसे कोई पूछता है कि यार इसमें मुझे कौन सा प्रोटीन मिलेगा इस कंपोनेंट के अंदर, देन विल टेल देम इट इज माय ट्यूब्यूलिन। सो ट्यूब्यूलिन से बेसिकली बना होता है मेरे यहाँ पे ये फिलामेंट। सो मैक्रोट्यूब्यूल आर बेसिकली मेड अप ऑफ माय ट्यूब्यूलिन। ये प्रोटीन से बने हुए मेरे यहाँ पे, तो इट्स माय ट्यूब्यूलिन प्रोटीन व्हिच इज इन्वॉल्वड, राइट? अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम बात करते हैं यहाँ पे कि आपका मैक्रोट्यूब्यूल करता क्या है, व्हाट दिस मैक्रोट्यूब्यूल इज नोन फॉर। मैक्रोट्यूब्यूल जो आपका यहाँ पे रहेगा, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे ये रहता है मैक्रोट्यूब्यूल का कि आपका इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट में आपकी मदद करता है। इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। सो अगर मैं इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि सेल के अंदर अगर आपको कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी हो, मतलब आपको न्यूक्लियस के पास से किसी ऑर्गेनल को कहीं दूर भेजना हो या किसी प्रोटीन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना हो, वो सब करने के लिए आपका माइक्रोट्यूब्यूल आपकी बड़ी यहाँ पे करेगा मदद। तो एक तो ये बात आप यहाँ रखना। सो लेट्स मेक अ सेल ओवर हियर। समझे मेरा यहाँ पे सेल है और इसके अंदर है मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस, अज्यूम दैट आई हैव अ न्यूक्लियस इन द सेंटर, और कोई बायोमोलिक्यूल है मेरा यहाँ पे, आई हैव अ बायोमोलिक्यूल, और उस बायोमोलिक्यूल को जाना है यहाँ से, इट हैज टू गो टू दिस लोकेशन, राइट? या कोई बायोमोलिक्यूल मेरा यहाँ पे है जो यहाँ से जाना चाहता है मेरा यहाँ पे। तो ये जितना भी आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो करने के लिए आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके यहाँ पे होंगे इन्वॉल्व। सो दे आर नोन टू बी इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, राइट? आफ्टर दैट सेकेंड थिंग आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये आपको कुछ आपके काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में आपको मिलेंगे। जैसे कि आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं आपका यहाँ पे एज सेंट्रियोल्स। यू हैव समथिंग नोन एज योर सेंट्रियोल्स, जिनको हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। सो सेंट्रियोल्स जो आपके होते हैं उनके अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिल जाएंगे। देन अगर मैं बात करता हूँ मेरे फ्लैजेला की, फ्लैजेला के अंदर भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको मिल जाते हैं, इवन दैट इज गोइंग टू बी हैविंग द माइक्रोट्यूब्यूल। और फिर आपका जो सीलिया होता है, सीलिया के अंदर भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये जो आपके सामने यहाँ पे तीन नाम लिखे हुए हैं,
ऑल ऑफ देम इज नोन टू हैव द माइक्रोट्यूब्यूल्स। इन तीनों के अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं। ऑल थ्री ऑफ देम इज नोन टू हैव द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये बात आपको यहाँ पे कि मेरा सेंट्रियोल हो गया, फ्लैजेला हो गया, सीलिया हो गया, ऑल ऑफ देम आर नोन टू हैव द माइक्रोट्यूब्यूल्स। सबके अंदर आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे। सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं कि मेरे सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, देखिए फ्लैजेला और सीलिया क्या करते हैं ये आप जानते हो कि फ्लैजेला और सीलिया बेसिकली आपकी मदद करते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, बट अगर मैं सेंट्रियोल्स की यहाँ पे बात करूंगा तो सेंट्रियोल्स को याद रखना दैट सेंट्रियोल्स आर बीन यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ माय स्पिंडल फाइबर। तो सेंट्रियोल्स में से आपके बनते हैं स्पिंडल फाइबर। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग योर सेल डिवीजन, आपके सेल डिवीजन के दौरान आपके बनाए जाते हैं आपके स्पिंडल फाइबर, आपके स्पिंडल फाइबर बनाए जाते हैं। अब स्पिंडल फाइबर अगर आप सोचोगे कि यार ये क्या होता है, तो आप इतना याद रख लो कि ये जो मेरे कुछ फाइबर्स होते हैं, कुछ थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं जो आपके बनाए जाएंगे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और ये जरूरी होते हैं फॉर द क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए। इनका बनना जरूरी होता है क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए। बताइए प्राकृतिक, क्या क्वेश्चन है आपका? Someone has raised their hand. Tell me what's your question. No question. All right. याद रखिएगा आप यहाँ पे कि आपका जो सेल डिवीजन जब आपका हो रहा होता है तो सेल डिवीजन के दौरान यू विल गेट टू सी कि आपके स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे बनाए जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं फॉर द क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज मेड ड्यूरिंग द क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए। ठीक है, सो एक चीज यहाँ पे रखना, समवन हैज अ क्वेश्चन क्या, आई गेस ऑलराइट। सो याद रखना दैट इज समथिंग डन बाय माय स्पिंडल फाइबर, और याद रखना ये इनका काम क्या होता है, दे आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर माय क्रोमोसोमल मूवमेंट। सो दैट शुड बी क्लियर टू यू कि सेल डिवीजन के टाइम पे आपके स्पिंडल फाइबर बनाए जाएंगे, और इनका काम होता है आपके क्रोमोसोम को मूव कराना ताकि आप क्रोमोसोम को इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको। और ये करने के लिए जो आपके स्पिंडल फाइबर बन जाए ना, उसमें आपका माइक्रोट्यूब्यूल ही लगा हुआ होता है, उसके अंदर आपका माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व होता है। सो उसके अंदर भी आपको आपके माइक्रोट्यूब्यूल ही मिलेंगे। Excuse me. So in that you will get to see the presence of the microtubules. तो ये चीज याद रखना। ठीक है, सो माइक्रोट्यूब्यूल की जब भी हम बात करेंगे तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम का मूवमेंट ये लोग करके देंगे आपको। उसके बाद याद रखना कि आपके सेल के अंदर जब भी आपका इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट होगा, सेल के अंदर जब भी आपका कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो डन बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड उसके साथ साथ सेंट्रियोल्स, फ्लैजेला और सीलिया जो आपके यहाँ पे होते हैं, वो भी उनके अंदर भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये तीन चीजें हैं यहाँ पे, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। ये आपकी तीन चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, देन यू हैव योर, ये तीन ऑर्गेनल्स के अंदर आपको मिल जाता है, एंड देन यू हैव योर सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोमल मूवमेंट। ये आपका करेगा आपका यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इतनी चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। क्या यहाँ तक चीज आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वो, हाँ बेटा बोलिए 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 पूर्वा। जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है वही स्पिंडल फाइबर होता है। हाँ, तो बेसिकली जो आपका स्पिंडल फाइबर बन रहा होता है ना, वो बनता किससे है? दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो निकल के आ रहा होता है ना आपके सेंट्रियोल्स में से, वी कॉल्ड एज अ स्पिंडल फाइबर, बट व्हाट द स्पिंडल फाइबर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से ही वो आपका बनता है, और वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही वो आपके होते हैं जो आपके आपके जाके क्रोमोसोम को पकड़ते हैं। तो स्पिंडल फाइबर तो एक जनरल टर्म हो गया, राइट? बट अगर आपसे पूछता है कि ये इसमें है क्या, व्हाट इज स्पिंडल फाइबर एक्चुअली मेड अप ऑफ, देन वी विल से माइक्रोट्यूब्यूल्स। समझ आया अपूर्वा? यस यस। तो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं आपसे एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। आज जब मैंने आपको मैसेज भेजा था क्लास के लिए, तो एक पिक्चर आपके सामने यहाँ पे भेजा है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई वॉक करके जा रहा है, किसी एक रोप के ऊपर वॉक करके जा रहा है। हाँ, तो वो एक्चुअली में मेरे माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर मेरे ऑर्गेनल को पकड़ के आप लेके जा रहे हो। सो दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। वो जो चीजें चल के जा रही है ना, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे गोल सा स्ट्रक्चर है उसके कंधे के ऊपर। सो जो गोल सा स्ट्रक्चर है वो कोई ना कोई आपका मॉलिक्यूल है, चाहे वो कोई वेसिकल होगा चाहे वो कुछ होगा,
और जो जिसके ऊपर वो चल के जा रहा है दैट इज माई माइक्रोट्यूब्यूल. सो दैट इज हाउ द ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस. इस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है आपके सेल के अंदर. ठीक है, तो ये बात आप रखना है यहाँ पे याद. तो यहाँ पे हमने हमारे तीनों कंपोनेंट को देख लिया है. वी हैव सीन द माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड योर माइक्रोफिलामेंट. तो ये मेरे यहाँ पे जाते 3 कंपोनेंट ऑफ माय साइटोस्केलेटन. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद. दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए अब हम बात करते हैं हमारे न्यूक्लियस के बारे में. So let's try to talk about a nucleus. So let's discuss something in terms of the nucleus. So जब भी आप न्यूक्लियस का जिक्र करोगे, whenever you will be discussing the nucleus, तो याद रखना यहाँ पे आप पहले बात करते हो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की. ठीक है, so आप जानते हो you will have the cell and cell will have the nucleus. इतनी बात तो आप सब जानते ही हो. right? कोई मुझे बताएगा कि आपका राइबोसोम फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियस. राइट, ठीक है. तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है. तो अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे देन यू विल गेट टू सी इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे होती है. सो योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी हैविंग लाइक इट विल हैव अ डबल मेम्ब्रेन ओवर हियर. अब ये जो आपको डबल मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके बीच में आपको स्पेस मिल जाएगा एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज माय perinuclear space. Perinuclear space, or I would write perinuclear space only. Perinuclear space. तो याद रखना है जो बीच में आपको स्पेस दिख रही है किसके बीच में आपको दिख रही है. बेसिकली यू आर फाइंडिंग बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. सो ये मेरी यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज माय इनर मेम्ब्रेन. अब आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हो तो वो लाइक उसके अंदर आपको कई सारे होल्स मिलेंगे. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जब आप ऑब्जर्व करते हो यू विल गेट टू सी मेनी होल्स ओवर देयर. अब क्वेश्चन यहाँ पे याद है कि यार ये होल्स क्या है और इनका काम क्या होता होगा. सो अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे ना, व्हाट यू विल गेट टू सी दैट इट विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल होल्स ऑन द मेम्ब्रेन. So when you observe the nuclear membrane, so अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो तो आपको कई सारे एपरेचर वहां पे दिख जाएंगे, होल्स आपको वहां पे दिखेंगे. So something like this you will find number of holes on the nuclear membrane. तो ये जो होल्स आपके यहाँ पे है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, इनका नाम यहाँ पे क्या होता है? सो दीज आर कॉल्ड एज माय न्यूक्लियर पोर्स. इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ न्यूक्लियर पोर्स. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार ये न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता होगा, ये जो आपके होल्स हैं यहाँ पे इनका काम क्या होता होगा. बट उसके लिए याद रखना कि द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, आपके न्यूक्लियस के अंदर जो पोर्स यहाँ पे होते हैं उनका अमाउंट जनरली रहता है आपका अराउंड 3000 न्यूक्लियर पोर्स आपको मिलते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर. तो कई सारे आपको होल्स मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, उन्हें हम कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स. अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इनका काम क्या होता होगा. सो आंसर बड़ा सिंपल सा है. इन विंडो के थ्रू या इन होल्स के थ्रू आप चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो. तो अगर मुझे कोई चीज बाहर से अंदर भेजनी है तो मैं इसके थ्रू भेज सकता हूं. अगर मुझे कोई चीज अंदर से बाहर भेजनी है तो मैं इसके थ्रू भेज सकता हूं. राइट, सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म कैन बी डन यूजिंग द न्यूक्लियर पोर. तो ये बात याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे, दैट यू विल फाइंड exchange of material between nucleus and cytoplasm. ये आप करते हो यूजिंग द न्यूक्लियर पोर. ये आपने करना है यहाँ पे यूजिंग योर न्यूक्लियर पोर. तो ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. तो फॉर एग्जांपल समझिए अगर न्यूक्लियस के अंदर से आपको आरएनए को लेके बाहर आना है तो वो यहाँ से बाहर आएगा. अगर आपको बाहर से कोई इंपॉर्टेंट प्रोटीन को अगर आपको अंदर भेजना है तो वो भी आपका न्यूक्लियर पोर से आपके यहाँ पे अंदर जाएगा. तो इसका फंक्शन आपको यहाँ पे रखना है याद. क्या न्यूक्लियर पोर यहाँ पे सबको समझ आ रहा है? इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. बड़ा ही सिंपल, इट इज अ वेरी सिंपल टर्म दैट आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आपको यहाँ पे होल्स मिलेंगे और उन होल्स के थ्रू आपने यहाँ पे करना है आपका ट्रांसपोर्टेशन. यूजिंग दैट होल यू विल बी डूइंग ऑल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन ओवर हियर. राइट, तो ये चीज आपने यहाँ पे रखनी है याद.
नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद जो अगली चीज आपको यहाँ पे समझनी है, तो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, कि ये चीज मेरी यहाँ पे हो रही है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप न्यूक्लियस के इनसाइड का अगर आप स्टोरी जानोगे यहाँ पे, सो यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज कि न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा सबसे आपका इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज माय क्रोमैटिन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलती है वो आपका यहाँ पे रहेगा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन सुपर इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। सो अगर आपसे पूछे क्या क्रोमैटिन होता क्या है, सो क्रोमैटिन इज नथिंग लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्रोमैटिन बेसिकली आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है आपके न्यूक्लियस के अंदर, एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट योर डीएनए। ये बेसिकली आपका यहाँ पे डीएनए होता है। सो अगर आपसे कोई पूछे क्या क्रोमैटिन में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप इतना कह सकते हो कि क्रोमैटिन में मुझे मिलता है देखने के लिए आपका डीएनए। डीएनए तो इसके अंदर होना ही है। डीएनए के साथ यहाँ पे आपके लगे होंगे कई सारे प्रोटीन्स, यू विल हैव नंबर ऑफ प्रोटीन्स ओवर हियर जो डीएनए पे लगे होंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे आरएनए भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो जब भी आपसे कोई पूछे कि क्रोमैटिन क्या है, तो आप बताना क्रोमैटिन विल हैव द डीएनए, सम प्रोटीन्स एंड सम आरएनए विल बी सीन ओवर देयर। तो ये चीजें आपको मिलती है क्रोमैटिन के अंदर, एंड क्रोमैटिन इज सीन इनसाइड द न्यूक्लियस। आई थिंक ये बात तो सब लोग जानते ही है, ठीक है। अब जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन की, whenever we discuss something in terms of the protein, तो प्रोटीन आपके यहाँ पे दो टाइप के, एक आपका होता है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स, अदर इज गोइंग टू बी योर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। याद रखना हम लोग यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, सो बैक्टीरिया को प्लीज याद मत करना अभी। सो यू विल हैव हिस्टोन प्रोटीन्स एंड यू विल हैव योर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। So you'll have a histone and you'll have a non-histone protein. तो ये दो चीजें आपको रखनी पड़ेगी याद। They are my proteins जो आपको मिलते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार ये प्रोटीन लगे कहाँ पे हुए, ये क्या ऐसे खाली घूम रहे क्या, तो आप बोलेंगे नहीं ये मेरे डीएनए पे लगे हुए हैं। These protein are attached to my DNA, ठीक है। तो अगर मेरे यहाँ पे डीएनए है, अगर मैं आपको यहाँ पे एक रैंडम अगर यहाँ पे एक डीएनए बना के दिखाता हूँ, so assume that if that is your डीएनए, तो इसके ऊपर ही आपके हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन आपके यहाँ पे लगे होते हैं। तो इनके ऊपर ही आपको यहाँ पे आपके प्रोटीन्स लगे हुए आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद, ठीक है। सो प्लीज याद रखना, whenever you get a term like a chromatin, डीएनए, प्रोटीन्स प्लस आरएनए आपको क्रोमैटिन में मिलेगा, और यही आपका है जेनेटिक मटेरियल। यही आपका वो स्ट्रक्चर है बेटा जिसके अंदर आपके जीन्स लगे हुए होते हैं। अब मुझे कोई याद करके बताओ, क्या डीएनए के अंदर पूरे डीएनए पे जीन्स होते हैं या कुछ जगह पे आपके जीन्स होते हैं? पूरी सिर्फ कुछ लोकेशन पे आपको जीन्स मिलेंगे। अगर देखा जाए ना तो बहुत, मतलब अगर देखा जाए ना सही में, आपको जो पूरा डीएनए होता है, पूरे डीएनए में से सिर्फ 2% एरिया होता है जो आपका जीन्स कवर करते हैं। इमेजिन, सिर्फ 2% एरिया होता है जहाँ पे जीन्स होते हैं, बाकी 98% एरिया पे कुछ भी नहीं होता। बाकी 98% एरिया पे यू डोंट हैव एनीथिंग, राइट। कोई जीन वहां पे लगा हुआ नहीं होता। काफी सोचने वाली बात है कि इवोल्यूशन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो सोचने का काम आपका है, right? You only have 2% of the DNA which will have the genes. Remaining area won't even have the genes. मतलब ये वो 2% वाला एरिया बेटा जहां पे आपको 30,000 जीन्स मिलते हैं। आई होप आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था that number of genes on the DNA around 30,000. These are the number of genes you have, right? तो 30,000 जीन्स आपके उस 2% एरिया में होते हैं, बाकी 98% एरिया में आपको कुछ नहीं मिलता, कोई जीन वहां पे नहीं होता, राइट। सो ये बात भी याद रखना, फ्यूचर में काम आएगी। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो आपने देखा कि न्यूक्लियस में मेरा वहां पे क्रोमैटिन है, वो आप मुझे वहां पे दिख रहा है, जिसे हम हमारा डीएनए भी जनरली कह सकते हैं, ठीक है। अब उसके साथ साथ आपको और भी कुछ वहां पे दिख जाएगा। अगर आप ध्यान से अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे ना, इफ यू जस्ट हैपन टू ऑब्जर्व न्यूक्लियस वेरी ध्यान से, मैं उसको बताता हूँ यहाँ पे। इसके लिए हम ये देख लेते हैं। न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनेल, was first described by Robert Brown in the year 1831. Generally, eukaryotic cell contains at least one nucleus, but nucleus is absent in mature phloem sieve tube. तो phloem के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, मतलब sieve tube में आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता, आपको याद होगा, and even the RBC. इरेथ्रोसाइट्स एंड sieve tube के अंदर आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता। इसको याद है sieve tube को कंट्रोल कौन करता था? कंपेनियन क्या बात है, ओहो, वेरी गुड, यस। sieve tube को मेरा कंपेनियन सेल कंट्रोल करता था, उसके पास हुआ करता था मेरा यहाँ पे न्यूक्लियस, और उसी न्यूक्लियस के थ्रू आप इसे कंट्रोल करते थे। बहुत बढ़िया,
राइट। सो याद रखना, नॉर्मली हर एक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, बट कुछ सेल्स आपके होते हैं जिनके पास आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, जैसे आपका एक C2 एलिमेंट हो गया या आपके आरबीसी हो गए, इनके पास आपको न्यूक्लियस नहीं मिलता। कोई मुझे याद करके बता सकता है रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस कहाँ देखा था? कॉर्क सेल। गलत हो गया, -25 गलत हो गया। रूट नहीं में बाबा, ऑस्ट्रिच प्लांट, ऑस्ट्रिच ना बोला, ऑर्किड प्लांट, राइट, सही बात है आपका, ऑर्किड प्लांट के रूट्स के अंदर। वेरी गुड पुनीत एंड ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी आंसर किया, ऑर्किड प्लांट के रूट्स के अंदर, ऑर्किड प्लांट के रूट्स के अंदर इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। वेरी गुड, याद है, बहुत बढ़िया। चलिए, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। ये आपके यहाँ पे न्यूक्लियस है, मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ बता दी। यू विल हैव अ न्यूक्लियर एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ। क्रोमैटिन क्या होता है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब बीच में जो स्पेस होता है बेटा, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मैं भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। सर मैं क्लास से लेफ्ट हो गई, योजना हैज लेफ्ट द क्लास। स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी genuinely just let the faculty know कि ऐसा हो गया एंड अब हम नहीं आ सकते, राइट। Alright, so now let's see over here. So you have a nucleus in the center. Nucleus थोड़ा बड़ा बनाया है because I have to show you few things. इसके अंदर आपको आपका DNA तो आपके यहाँ पे मिल जाता है, right? So you'll have your chromatin over there, ऐसे spread होता है आपका यहाँ पे, okay? अब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्री स्पेस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपको फ्री स्पेस यहाँ पे मिलेगा, उसका भी यहाँ पे नाम होता है, that is my nucleoplasm. So the free space in the nucleus is called as my nucleoplasm. इसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हो, इवन आप इसको कह सकते हो एज ए न्यूक्लियर मैट्रिक्स, कैन इवन कॉल इट एज ए न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अगर आप में से कभी कोई क्लास के बाहर निकल जाए तो वापस कोशिश करिए ज्वाइन करने का। अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो आईडी चेंज करके ज्वाइन करिए, तो आप ज्वाइन कर पाएंगे काफी इजीली। जनरली इससे आपकी इशू फिक्स हो जाता है अगर आप उसी आईडी से ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो। So, याद रखना, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा आपका फ्री स्पेस, दैट इज माय न्यूक्लियोप्लाज्म, या इवन आप इसको कह सकते हो, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि आपका जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है यहाँ पे, एक और चीज अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताई थी कि आपके न्यूक्लियस के अंदर आपको कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स मिलते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके अभी थोड़े दिन पहले आपको दिखाए थे। इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट यू कॉल देम एज अ न्यूक्लियर लेमिना। वेरी गुड अक्षरा, कनिका, राइट, दैट्स ट्रू। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ न्यूक्लियर लेमिना। आई एम गोइंग टू कॉल देम एज अ न्यूक्लियर लेमिना। There's something called as my nuclear lamina. Right? So these are something which have been called as my nuclear lamina. तो याद रखना, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ आपको प्रोटीन आपको यहाँ मिलेंगे जिन्हें हम बोलेंगे यहाँ पे न्यूक्लियर लेमिना। अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने बात किया था, न्यूक्लियर लेमिना विल बी हैविंग माय इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसमें मेरे यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट लगे होते हैं। और प्लीज याद रखना कि मेरा जो न्यूक्लियर लेमिना यहाँ पे लगा हुआ है मेरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, इसका काम होता है टू सपोर्ट माय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका एक ही काम है आपका यहाँ पे, टू सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे अपना आप सपोर्ट प्रोवाइड करोगे विद द हेल्प ऑफ माय न्यूक्लियर लेमिना। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो इतनी चीजें तो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि आपके, बोलिए बेटा बोलिए। सर ये प्रोवाइड भी करेगा सेल शेप को? क्या प्रोवाइड करेगा? सेल शेप। सेल शेप नहीं ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के को शेप प्रोवाइड कर सकता है, मेम्ब्रेन को शेप प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन को ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट दे रहा है ना, ये अंदर है ना, न्यूक्लियस के अंदर है ना ये। वरुण, ओके सर। वरुण कुमार यस स्लैश राम, ये आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, नॉट द सेल शेप, ठीक है। ओके सर। ऑलराइट, नाउ अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपके न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमैटिन के साथ ऐसे बड़े राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपके लगे होते हैं, इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोलस। किसको याद है ये क्या करते थे? एनीवन रिमेंबर्स व्हाट माय न्यूक्लियोलस इज नोन फॉर? राइबोसोम फॉर्म करते थे।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दे आर नोन फॉर माई राइबोसोम्स फॉर्मेशन, यस। तो आपके न्यूक्लियर, आपका जो क्रोमैटिन होता है वहां पे आपको ऐसे बड़े बड़े राउंड इरेगुलर स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। सो यू हैव दिस राउंड इरेगुलर स्ट्रक्चर्स, और इनका नंबर ज्यादा नहीं होता, दे आर लाइक 1 से 4 आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। सो ये जो आपके राउंड इरेगुलर स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोलस। सो आप दिस राउंड irregular स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं आपके क्रोमैटिन के ऊपर, these are called as my nucleolus. न्यूक्लियोलस। और जब भी आपके सामने न्यूक्लियोलस टर्म आएगा, आपने यहाँ पे याद रखना है कि इनका रोल क्या होता है। दे आर समवन हु आर नोन टू फॉर्म योर राइबोसोम्स, ये आपके राइबोसोम्स बनाने में आपकी करते हैं यहाँ पे मदद। सो न्यूक्लियोलस इज समथिंग व्हिच इज नोन टू फॉर्म द राइबोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप न्यूक्लियस को देख लेना कभी न्यूक्लियस के अंदर, पहली चीज याद रखना, ये सब देखने के लिए यू नीड टू हैव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये सब चीजें कभी नहीं देख सकते। लेकिन जब आप न्यूक्लियस को देखते हो ना, तो याद रखना कि यहाँ पे आपको क्या चीजें ज्यादा मिलती है देखने के लिए, मतलब इस एरिया में आपको क्या मिलेगा ज्यादा देखने के लिए। तो इस एरिया के अंदर आपको कुछ प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं, यू विल गेट टू हैव सम प्रोटीन्स ओवर देयर, आपको यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स मिलेंगे। और प्रोटीन्स के साथ साथ यू विल आल्सो हैव अ गुड अमाउंट ऑफ आरआरएनए फॉर्म्ड ओवर हियर। यहाँ पे आपको एक आरआरएनए का अमाउंट भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा आपको मिल जाता है। सो आरआरएनए भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। सो यू विल फाइंड अ गुड अमाउंट ऑफ आरआरएनए एंड द प्रोटीन कैन बी सीन इन दिस लोकेशन, ठीक है। और उसको हम इवन यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माय राइबोसोम्स, वो चीज को हम इवन यूज करेंगे यहाँ पे फॉर माय राइबोसोम फॉर्मेशन। तो याद रखना आपके सेल के अंदर यू विल हैव दिस इरेगुलर लार्ज स्ट्रक्चर्स, और इन लार्ज स्ट्रक्चर्स को आप बोलोगे यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का काम आप ऑलरेडी आप जानते हो, व्हाट दे आर नोन फॉर। सो these आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द न्यूक्लियस। सो याद रखना व्हाट इज माय न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोपोर, एनवेलप, न्यूक्लियर लैमेला, ये सारी चीजें आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए। अब फटाफट मुझे बताओ क्रोमैटिन में मुझे क्या क्या लगा हुआ मुझे वहां पे मिल जाएगा। व्हाट आर द थिंग्स आई विल फाइंड इन द क्रोमैटिन? DNA, protein, RNA, राइट, histone protein और non-histone protein. बिल्कुल सही। सो यू विल हैव योर प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए, और प्रोटीन के अंदर भी यू विल हैव टू काइंड ऑफ प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, राइट। मुझे बताइए न्यूक्लियर लेमिना का यहाँ पे काम क्या होता है? लेमिना का काम यहाँ पे क्या होगा? So ये Provide support support membrane to the sir. cell प्रोवाइड सपोर्ट टू membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल सही। मुझे बताइए आपके न्यूक्लियर पोर कितने होते हैं जनरली न्यूक्लियस के अंदर? 3000, राइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, कैन वेरी क्लियरली सी ओवर है कि कैसे आपका यहाँ पे न्यूक्लियर पोर को यूज करके हम अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से बाहर से प्रोटीन अंदर आ रहा है, अंदर से आपका एमआरएनए बाहर जा रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट ट्राइंग टू शो यू ओवर हियर। आपके डीएनए के अंदर आपका यहाँ पे आपका लगा हुआ है आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर आपको आपका मिलेगा आपका यहाँ पे आरआरएनए, आपको यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। इन सबको यूज करके आप क्या करते हो? अपने राइबोसोम की यूनिट बनाते हो, राइबोसोम को बनाओगे आप यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग दैट ट्राइंग टू जस्ट शो यू। और याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था, राइबोसोम बनाने के लिए आपको मैग्नीशियम लगता है। राइबोसोम बनाने के लिए यूनिट ऑफ मैग्नीशियम जो यहाँ पे मेंशन किया है 0.001 मोलर मैग्नीशियम यहाँ पे लग रहा है, बट आपको लगेगा वो। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। नाउ लेट्स सी ओवर हियर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। At a number of places the nuclear envelope is interrupted by a minute pores, और उन पोर्स को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ न्यूक्लियर पोर्स। यू कॉल देम एज अ न्यूक्लियर पोर्स, you call them as a nuclear pores. Then nuclear matrix या nucleoplasm contains your nucleolus and chromatin। जो आपका जो फ्री स्पेस होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और वहां पे आपका क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस आपको मिल जाएगा। The nucleoli are spherical structure present in the nucleoplasm। वो न्यूक्लियोलस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब ये वाला पॉइंट याद रखना, न्यूक्लियोलस यूजुअली अटैच्ड टू क्रोमैटिन एट अ स्पेसिफिक साइट। आपके जो न्यूक्लियोलस यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे न्यूक्लियोलस, वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही होता है। और याद रखना इनके नंबर ज्यादा नहीं होते हैं, देयर नंबर्स गोइंग टू बी अराउंड लाइक 1 से 4 आपको मिलेंगे, राइट। ये आपके कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही होते हैं, और जिन लोकेशन पे आपको ये देखने के लिए मिलेंगे उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ NOR। Those locations over there are called as my NOR, जो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। So
आपको न्यूक्लियस मिलेगा कुछ स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर, एंड दो साइट्स आर कॉल्ड एज माय न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर रीजन, these are called as my short में NOR. So NOR बेटा वो लोकेशन है जहां पे आपको न्यूक्लियोलस मिलेगा, ठीक है, जहां पे आपका न्यूक्लियोलस आपको मिलता है उसे हम बोलते हैं आप एज अ न्यूक्लियोलार ऑर्गेनाइजर रीजन. तो ये भी पॉइंट आप याद रखना. ये सारी माइक्रो डिटेल्स की तरफ पता है हम लोग ध्यान क्यों देते हैं? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए. स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जब आता है तब ये माइक्रो पॉइंट्स याद करना या याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग एज वेल. ठीक है. नाउ These are the things we have seen. अब फटाफट इसके आंसर आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो. न्यूक्लियोलास के वहां पे इन चारों में से कौन सा आंसर आपके हिसाब से? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 2. RRNA आपके यहाँ पे लिखा है करेक्ट आंसर. न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर माय एक्टिव RRNA सिंथेसिस. याद रखना न्यूक्लियोलस जहाँ पे होता है आपका RRNA काफी अच्छे से आपको वहां पे बनाया जाता है, जो हमने अभी भी देखा था. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द क्रोमोसोम, एक क्वेश्चन और कर दो. गिव मी द आंसर ऑफ वन मोर क्वेश्चन ओवर हियर. यहाँ पे विच क्वेश्चन, हाँ 26 का हैंड रेज करना पड़ेगा. कोई अनम्यूट करके आंसर नहीं करेगा, हैंड रेज करेंगे आप आंसर करने के लिए. नीट 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए एंड रेज योर हैंड टू आंसर दिस. क्विकली रेज योर हैंड, फटाफट अपना हैंड रेज करिए इसको आंसर करने के लिए. ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे आंसर रेज हैंड रेज किया है. प्राकृतिक का तो आंसर पहले ही से ही हैंड रेज यहाँ पे. प्राकृतिक, इफ पॉसिबल प्लीज डू शेयर योर स्टूडेंट आईडी विद मी क्लास के बाद. ऑलराइट, सो समवन हैज रेज्ड देयर हैंड. पुनीत बताइए क्या आंसर लग रहा है आपको यहाँ पे? सर डी. पुनीत यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन डी यहाँ पे. ठीक है, राइट. अश्वानी आप बताइए आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आंसर? सर ऑप्शन बी. अश्वानी ऑप्शन बी कह रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कनिका आप बताइए. सर ऑप्शन डी. सर डी. अपूर्वा आपको क्या लग रहा है? बोलिए किशोर, क्या आंसर होगा आपका? सर ऑप्शन डी. ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, आपको पूछा गया यहाँ पे कि आपका कौन से पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स है आपके यहाँ पे जिसके अंदर आपको डीएनए नहीं मिलेगा, डज नॉट कंटेन डीएनए. और बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके लाइसोसोम्स और वैक्यूल के अंदर आपको डीएनए देखने के लिए आपको नहीं मिलता. सो यस, ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए होता है 70s, सॉरी नॉट 70s, सर्कुलर डीएनए. यू विल हैव द सर्कुलर डीएनए इन द माइटोकॉन्ड्रिया. एक्सक्यूज मी. सेम चीज आपको यहाँ पे भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, एंड इवन द क्लोरोप्लास्ट इज नोन टू हैव द डीएनए. तो बिल्कुल ऑप्शन डी आपको बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल मूव टू द क्रोमोसोम. यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लग चुका है, आपको हैंड रेज करके इसका आंसर देना पड़ेगा मुझे. क्वेश्चन नंबर 28. सो कुछ लोगों ने हैंड रेज यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी. वरुण रेडी है क्वेश्चन के साथ. बताइए वरुण क्या आंसर होगा इसका 28 का? वरुण कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन डी. वरुण की आवाज काफी चेंज हो गई थी. शिवांशी बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर ऑप्शन डी. शिवांशी बता रही है यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे. एंड आस्था आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. हाँ जी, ऑप्शन डी आप सबका यहाँ पे सही. इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस. यस, नीट 2018 का ये क्वेश्चन था. सो याद रखना हर एक चीज का रोल क्या होता है, व्हाट आर दिस organelles are known to do. So yes, nucleus is known for my RNA synthesis. Ribosomal RNA, rRNA. Ribosomal RNA मतलब आपका rRNA. ये हम ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं, राइट. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे. चलिए 29 का भी आप आंसर मुझे बता सकते हो हैंड रेज करके. हैंड रेज करेंगे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन. गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन, बताइए ईशा क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर? अच्छा, ईशा ने गलती से कर दिया था. कृतिका बताइए. ए. कृतिका यहाँ पे ए कह रहे हैं, ए कह रही हैं. अभिषेक बताइए. ऑप्शन बी. बोलिए. अभिषेक यहाँ पे बी कह रहा है. देन आस्था आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. आस्था को ऑप्शन ए लग रहा है. हिम्मत सिंह बताइए. सर ऑप्शन. हिम्मत सिंह एक बार फिर बोलेगा, आपकी आवाज कट गई. सर ऑप्शन. ऑप्शन तक ही सुनाई दे रहा है, उसके बाद सुनाई नहीं दे रहा. अंजू बताइए बेटा आपका क्या आंसर होगा? बी.
ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करने में पार्टिसिपेट करता है? फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ये हमने कभी नहीं पढ़ा था, ये ना इस बात का मैंने कभी जिक्र किया था, तो ये तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया भी आपका यहाँ पे आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि गोल्गी आपको बैक्टीरिया में कभी मिलेगा नहीं। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ये बात का भी मैंने कभी भी आपसे कोई मेंशन नहीं किया था। फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल, ये तो आपने होते हुए देखा है ना, याद करिए, वो हमने एनिमेशन देखा था, ऐसे गोल वेसिकल आपके बाहर निकल के आते थे ट्रांस वाले एरिया में से, और फिर कहीं ना कहीं वो चले जाते थे। सो दैट इज माय ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। तो याद रखेगा ऑप्शन बी इसके अंदर होगा मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माय सिक्रेटरी वेसिकल। तो चलिए वापस आते हैं हमारे क्रोमोसोम के ऊपर, एंड लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्या करते हैं? तो जब भी हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो आपने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, और वो एक चीज आपकी यहाँ पे ये होगी कि आपका जो क्रोमैटिन होता है, आपका जो क्रोमैटिन यहाँ पे होता है, वही आपका क्रोमोसोम बनाता है। यही आपका जो क्रोमैटिन होगा, ये आपका होगा कंडेंस। दिस क्रोमैटिन विल अंडरगो कंडेंसेशन एंड विल गिव राइज टू योर क्रोमोसोम, एंड विल अल्टीमेटली गिव राइज टू योर क्रोमोसोम। सो याद रखना, आपका जो थ्रेड लाइक आपका होता है यहाँ पे आपका क्रोमैटिन, दैट विल अंडरगो कंडेंसेशन। सो यहाँ पे होगा उसका कंडेंसेशन, एंड देन यू विल फाइंड योर क्रोमोसोम इज फॉर्म। अब इसको हम समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। समझिए, आपके पास आप पतंग उड़ा रहे हो उत्तरायण में, उत्तरायण आपके यहाँ तो जनवरी में आप पतंग उड़ा रहे हो। सर। मकर संक्रांति में आप लोग पतंग उड़ाते हो ना? यस सर। आई होप आप उड़ाते हो, ठीक है? यस सर। सो जब आप पतंग उड़ा रहे हो तो लाइक यू हैव लाइक बहुत सारा धागा आपका इकट्ठा हो गया छत के ऊपर। यस सर। तो आप उस धागे को वेस्ट तो नहीं करोगे, क्या करोगे? आप उसे लपेट लोगे ना किसी चीज के ऊपर। जनरली हम लोग पेपर पे लपेटते हैं, राइट? तो जब आप इतने सारे धागे को आप लपेट रहे हो, तो आपने उसे कंडेंस कर लिया एक छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर, और वही चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। आपका जो क्रोमैटिन है आपके सामने, दैट इज योर लॉन्ग डीएनए, दैट्स अ डीएनए जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे। इसको आप कंडेंस करते हो, और कंडेंस करके आप बनाते हो आपके यहाँ पे क्रोमोसोम, एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड क्रोमोसोम आपको इस तरीके से मिलेगा आपको देखने के लिए। तो याद रखना, क्रोमैटिन क्रोमोसोम बहुत अलग चीज नहीं है, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ सकता है आपका कि यार ये क्रोमोसोम बन कब रहा है? सो दिस विल बी हैपनिंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये सब आपका हो रहा होता है, ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना, दिस विल बी ओनली सीन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब आपका सेल कहता है कि यार मुझे डिवाइड करना है, सो ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपको ये कंडेंस स्ट्रक्चर आपको क्रोमोसोम का दिख जाएगा। अगर आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपको यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। सो दिस इज माय क्रोमैटिन। तो प्लीज कंफ्यूजन रखना मत, ये चीज हमेशा से क्लियर रखना, दैट क्रोमैटिन जो आपका होता है, दैट अंडरगो कंडेंसेशन। वो आपका कंडेंस होगा, वो सिकुड़ जाएगा, और आपका यहाँ पे क्रोमोसोम बना लेगा, इट विल फॉर्म द क्रोमोसोम। तो जैसे आप अपने धागे को लपेटते हो पेपर के ऊपर, राइट, उसी तरीके से ये धागे को हम लाइक कंडेंस करेंगे एंड विल फॉर्म द क्रोमोसोम। अब एक चीज आप याद रखना, हम लोग हमारा जो धागा होता है पतंग का, उसको हम पेपर के ऊपर लपेटते हैं ताकि उसे हम स्टोर करके रख सकें अगले दिन वापस पतंग उड़ाने के लिए। यहाँ पे भी आपके डीएनए को लपेटा जाता है। कोई सोच सकता है डीएनए को हम किसके ऊपर लपेटते होंगे? एनीवन? हिस्टोन प्रोटीन। राइट, आप डीएनए को रैप अप करते हो यूजिंग द हिस्टोन प्रोटीन। तो आपका जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, उसकी मदद से आप डीएनए को कंडेंस कराते हो, एंड देन इट विल टर्न इनटू द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपके हिस्टोन प्रोटीन्स का काम आता है, ठीक है? इसको ही यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे टू मेक द क्रोमोसोम। तो ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से आप डीएनए को लाइक आप कंडेंस करा के आप क्रोमोसोम बना सकते हो। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या इतनी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। Yes, sir. बाकी लड़कों को अभिनव, किशोर, अभिषेक, अश्वानी, सुनील, सर एक बार साहिल, हाँ जी, चलिए एक बार फिर आपको बताते हैं यहाँ पे। तो अज्यूम करते हैं, अरे यहाँ पे स्टार बना हुआ है ऑलराइट, अज्यूम करते हैं दैट यू हैव योर डीएनए। अच्छा एक बात बता दूं आपको, आपका जो डीएनए होता है ना, जिसे हम इवन क्रोमैटिन कहते हैं, इसका ओरिजिनल लेंथ पता है कितना होता है? विल बी अराउंड, बिल्कुल सही। और 2 मीटर कितना होता है? कोई मुझे ये भी बता दो, व्हाट इज 2 मीटर एक्चुअली? कितना लंबा होगा 2 मीटर? सर बहुत लंबा। बहुत लंबा। आपकी हाइट से बड़ा होगा, आपकी हाइट से कम होगा? तो कौन मैं? बहुत बड़ा। 7 feet.
6.5. बड़ा हाँ होगा। जी हाँ जी हाँ जी, आपसे बहुत बड़ा, आप सबसे बड़ा, अमिताभ बच्चन से भी बड़ा, या आराम से। सो बेसिकली 2 मीटर, 1 मीटर बेटा आपका होता है 3.3 फीट, तो ये आपका जा रहा है अराउंड 6.6 फीट जितना आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। 70 centimeter. हाँ ठीक है, इतना डिटेल में चलो मिल गया। सो दैट इज Like समथिंग। no, हाँ जी बेटा, बोलिए 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 बोलिए, दिल में No. मत रखिए बात, बोलिए। या no sir. नहीं बोलना, ठीक है। सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, सो इतना आपका होता है लेंथ डीएनए का, राइट। क्रोमैटिन का लेंथ आपका इतना हो जाता है, लेकिन तब भी आप सोचिए इतना लंबा डीएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर तभी रह पा रहा है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन। ये आपके यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन आपके यहाँ पे काफी मदद करते हैं। सो ये जो आपका क्रोमैटिन है, अब याद रखना अभिषेक कि आपका क्रोमैटिन जब आपका सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो ऐसा थ्रेड लाइक फॉर्म में ही वो होता है, लेकिन जब आपका सेल कहता है कि नहीं तो मुझे अब तो करना है डिवाइड, तो वो टाइम पे इट विल टर्न इनटू द क्रोमोसोम, इट विल गेट कंडेंस एंड विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दैट इज व्हेन इट विल टर्न इनटू द क्रोमोसोम, ठीक है। सो इसलिए हम कहते हैं कि आपका डीएनए जो है आपका यहाँ पे क्रोमैटिन वो हुआ कंडेंस, इट हैज अंडरगॉन कंडेंसेशन टू फॉर्म द क्रोमोसोम। सो दैट इज माय क्रोमैटिन, that is my chromatin, and now this is my over here my chromosome. अभिषेक समझ आया? Sir. क्या अभिषेक हमारे साथ है क्लास में? हाँ आवाज तो आ रही है। So yes, your chromatin will condense, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, it has undergone condensation and led to formation of a chromosome. अब जब आप क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जब आपको ये क्रोमोसोम दिखे, ऐसा स्ट्रक्चर का क्रोमोसोम आपको दिखे, तो याद रखना इसके अंदर लगे हुए मेरे 2 क्रोमैटिड। ये है मेरा क्रोमैटिड नंबर 1, इसको हम बोलेंगे क्रोमैटिड 1। दिस इज माय 1 क्रोमैटिड, और ये है मेरा दूसरा क्रोमैटिड। तो ऐसा अगर आपको एक्स शेप का स्ट्रक्चर दिख जाता है ना कभी माइक्रोस्कोप के नीचे, तो याद रखना इट विल हैव द 2 क्रोमैटिड। सो 2 क्रोमैटिड आपको इसके अंदर मिलेंगे। बीच में आपको मिलता है यहाँ पे सेंट्रोमियर। इन द सेंटर यू विल हैव समथिंग नोन एज माय सेंट्रोमियर। ये जो बीच में आपका पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज योर सेंट्रोमियर। प्लीज एक बात याद रखना, आपके जो दोनों क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रोमियर। तो बेसिकली सेंट्रोमियर इन दोनों को जोड़ के रखता है। ये जो मेरे दोनों जो यहाँ पे आर्म है ना, सिंगल आर्म इज कॉल्ड एज माय क्रोमैटिड, तो मेरे 2 क्रोमैटिड एक दूसरे से यहाँ पे चिपके हुए हैं विद द हेल्प ऑफ माय सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर मेरा ब्रेक होता है तो मेरे दोनों क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रिपीट Yes, करना। sir. Yes, Right? sir. ये भी मैं ना आपको सर. बता रहा हूँ यहाँ पे, एक बार फिर सुन लो ध्यान से। आपके क्रोमोसोम के अंदर यू हैव दिस 2 क्रोमैटिड्स। एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, इसमें कंफ्यूजन कभी रखना मत। आपका जो यहाँ पे एक्स शेप का क्रोमोसोम अगर आपको दिख गया कभी माइक्रोस्कोप के नीचे प्रैक्टिकल करते वक्त, तो पहले तो आप क्या बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं? मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं 2 क्रोमैटिड, क्रोमैटिड नंबर 1, क्रोमैटिड नंबर 2, राइट। और ये दोनों क्रोमैटिड मेरे यहाँ पे जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ माय सेंट्रोमियर। दिस सेंटर में जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, दैट इज माय सेंट्रोमियर। तो ये मेरे 2 क्रोमैटिड को यहाँ पे जोड़ के रखता है। ये बात आपने रखनी है यहाँ पे याद। अब एक और चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि ये तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सेंट्रोमियर मेरा यहाँ पे जो मेरे क्रोमैटिड को जोड़ के रख रहा है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे दिख जाता है। अलॉन्ग विद दैट आई विल हैव दिस स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर। एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय काइनेटोकोर। तो याद रखना, एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको यहाँ पे, ये जो आपको क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलता है, बेसिकली 2 मिलते हैं यहाँ पे, एंड दो स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज माय काइनेटोकोर। आपसे अगर कोई पूछे कि काइनेटोकोर का फंक्शन क्या होता है, तो आपने कहना ये हमें बाद में बताया जाएगा, अभी सर ने बताया नहीं, राइट। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसका काम क्या होता है, बट फिलहाल याद रखना कि यू विल फाइंड काइनेटोकोर इन द क्रोमोसोम, और आपको यहाँ पे 2 मिल जाएंगे इस एक्स शेप स्ट्रक्चर के अंदर। सो दिस क्रोमोसोम इज हैविंग 2 क्रोमैटिड्स, इतना याद रखना। और ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आपको काफी ज्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्लीज ये बात याद रखना। You'll have your chromatids over here, and these chromatids will have 2 kinetochores. Like we will have 2 chromatids over here. याद रखना 2 यहाँ पे ये हैं,
बीच में सेंट्रोमियर एंड देन यू हैव द काइनेटोकोर। क्या इतनी बात आप लोग याद रख सकते हो आराम से? Yes, sir. थैंक यू। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स स्टार्ट विद अ फ्यू मोर थिंग्स ओवर हियर। अब जो सेंट्रोमियर बेटा जो मैंने यहाँ पे बना के दिया ना आपको, इसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सो सेंट्रोमियर जो मेरा यहाँ पे है इसको हम इवन कहते हैं एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया या टीचर ने पूछ लिया एकदम से लंच ब्रेक में कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो आपने बोलेंगे सेंट्रोमियर। यू विल से योर सेंट्रोमियर एज आंसर एंड यू विल स्टार्ट हैविंग योर लंच अगेन। सो याद रखना प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज गोइंग टू बी योर सेंट्रोमियर। उसी तरीके से आपका एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आपको मिलता है कुछ क्रोमोसोम्स के ऊपर ही, सब पे आपको नहीं मिलेगा, आपको कुछ के ऊपर ही मिलेगा, और वो आपको क्रोमोसोम के ऊपर आपको मिलता है देखने के लिए। सो ऐसे आपको स्ट्रक्चर आपको मिलता है क्रोमोसोम के ऊपर, और ये सबके ऊपर नहीं मिलेगा, आपको कहीं कहीं पे मिलेगा। आपको फ्यू क्रोमोसोम्स विल हैव द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और वो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ सैटेलाइट। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सैटेलाइट। काफी इंटरेस्टिंग नाम है, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, सैटेलाइट आपको मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या सैटेलाइट हर एक क्रोमोसोम के ऊपर होता है, देन आप बोलेंगे नहीं, सैटेलाइट मुझे मिलेगा सिर्फ कुछ ही क्रोमोसोम के ऊपर मुझे ये देखने के लिए मिल सकता है, एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ माय सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये क्वेश्चन आज से कुछ सालों पहले आ चुका है, तो बिल्कुल ये वापस आएगा, 100% ये वापस आएगा। 100% तो नहीं, लेकिन ये आएगा जरूर किसी ना किसी दिन। So that is something you have to know. That is your secondary constriction. That is my satellite. ये आपको जनरली ये आपको स्ट्रक्चर मिलता है आपके क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। So these are the things you have to know. These are the few things you have to know. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर में आपको यहाँ पे इन्होंने काइनेटोकोर बना के दिए हुए यहाँ पे, और बीच में इन्होंने यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं बनाया, तो हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे आपको सेंट्रोमियर यहाँ पे मिल जाएगा। कितने क्रोमैटिड आपको दिख जाएंगे यहाँ पे? हाउ मेनी क्रोमैटिड यू कैन सी ओवर हियर? 2 chromatid you will get to see over here. Yes, right. I have this habit of asking you a question in Hindi और उसे मैं वापस इंग्लिश में रिपीट करता हूँ, right? We will try to avoid that from next time. Okay. So this is something you have to know. इतनी चीज पहले आप यहाँ पे याद रखिए कि इतनी चीजें मेरे को क्रोमोसोम के अंदर देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल रही है, राइट? अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स है, हम उन्हें यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रोमैटिन कंटेन्स व्हाट? इट विल हैव द डीएनए, some basic protein like my histone proteins and my non-histone proteins. उसके साथ साथ आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे आरएनए भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? अगर आपसे कोई पूछे कि क्रोमोसोम को सबसे बढ़िया टाइम क्या होता है स्टडी करने का, देन आपने बोलना है मेटाफेज। मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिए, सबसे बढ़िया टाइम होता है क्रोमोसोम के स्टडी करने का, दैट इज गोइंग टू बी द मेटाफेज। क्योंकि ये टाइम पे आपके सारे के सारे क्रोमोसोम आपके सेंटर में अलाइन होते हैं। ये टाइम पे आपके सारे क्रोमोसोम, आप देखोगे इसे आगे पढ़ते समय इन द सेल साइकिल, कि ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स आपके सेल के सेंटर में अलाइन हो जाएंगे, तो आप आराम से उन्हें देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो, उनको काउंट कर सकते हो। सो मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी द क्रोमोसोम्स। तो ये बात याद रखना। बाय द वे, आपकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 26 पेयर। 26 बहुत बढ़िया। 23 2+1 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, जो भी है 23 pairs of chromosome you will get to see. 23 pairs of chromosome, ये तो बेटा मालूम होना चाहिए। 23 pairs of chromosomes you will get to see in the humans. ये humans की बात कर रहा हूँ मैं, सब में नहीं होता ये, कॉकरोच में इतने नहीं होते, राइट? सो याद रखना 23 pairs of chromosomes you will get to see. So basically you will have a 46 chromosomes, ठीक है? अब 46 में से याद रखना, जो मेरे जो पहले 22 पेयर होते हैं उनका एक नाम होता है। क्या नाम होता है, किसी को मालूम है क्या? 10th में पढ़ा होगा आपने, ऑटोसोम्स। 10th क्लियर करके आपको हुए हैं अभी 6 महीने लगभग, एंड आप भूल गए, राइट? सो 23 पेयर, जो फर्स्ट 22 पेयर होते हैं आपके, उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। और जो आखिरी पेयर आपका होता है 23rd पेयर, ये याद है, इसे हम क्या बोलते हैं? यू कॉल देम एज अ सेक्स क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ सेक्स क्रोमोसोम, या इसको हम इवन बोल सकते हैं यहाँ पे एज अ एलोसोम्स, या आप सेक्स क्रोमोसोम फिलहाल के लिए आप याद रखिए, राइट? सो यू कॉल देम एज अ सेक्स क्रोमोसोम ओवर हियर।
So याद रखना, you will have 23 pairs of chromosome, so basically you will have 46 chromosome inside the cell. So ये बात आपको रखनी है यहाँ पे याद. और सबसे बेस्ट टाइम आपका होता है मेटाफेज टू स्टडी द क्रोमोसोम्स. So मेटाफेज द बेस्ट टाइम because the size of the chromosome is the shortest during the metaphase और वो आपके सेंटर में अलाइन होते हैं. So याद रखना, सिंगल ह्यूमन सेल is going to be 2 मीटर लॉन्ग. आपके पास होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. That is something you have to know. And each chromosome is visible in the dividing cell. याद रखना, जब आपका सेल डिवाइड कर होता है तब आपको क्रोमोसोम देखने के लिए आपको मिल जाता है. Essentially has a primary constriction जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a centromere, and उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काइनेटोकोर भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा. डिस्क शेप स्ट्रक्चर, दैट इज माय काइनेटोकोर इज बीइंग सीन. इतना इंफॉर्मेशन फिलहाल आपको याद रखना है. इतना इंफॉर्मेशन आपके जहन में सबको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग्स, राइट. अभी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हम करेंगे बाद में. टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम हमने यहाँ पे करना है बाद में. लेट्स नॉट गो इनटू दैट. आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग्स, राइट. अब क्लास खत्म करने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आप हैंड रेज करके दे सकते हो. मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है. हैंड रेज करेगा आंसर देने के लिए. बताइए अक्षरा, आपने हैंड रेज किया था, बताइए क्या काम होता है न्यूक्लियोलस का. सर राइबोसोम सिंथेसिस. ठीक है, ऑलराइट, ठीक है. देन आप मुझे बताइए, लाइक अगेन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, क्विकली टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ माय न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है बताइए. पुनीत बताएंगे आप क्या काम होता है न्यूक्लियर पोर का. Exchange substance like RNA and protein. ठीक है, बिटवीन कहां से कहां एक्सचेंज करेगा वो. Nucleus to cytoplasm. ठीक है, राइट. यहाँ पे आपका एक्सचेंज करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो. ठीक है. नाउ टेल मी ऑल ऑफ यू, आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू, नाउ टेल मी द रोल ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल्स. हैंड रेज करना पड़ेगा आंसर देने के लिए. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के लिए कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है. बताइए अभिषेक, क्या काम होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का. सर न्यूक्लियस क्या बोलते हैं. न्यूक्लियस सर सेल डिवीजन में सर हेल्प करता हो सर. ठीक है, एक ये हो गया. उसके अलावा बताइए अपूर्व, आप बताइए क्या काम होता है. बाकी के रोल्स क्या होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के, कहाँ कहाँ मिल जाएगा मुझे. So spindle formation में हेल्प. ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन में आपको ये मिल जाएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स सेल डिवीजन के टाइम पे. उसके अलावा और क्या काम होता है उसके. बताइए. अरे 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 राम रुको, वरुण वेट. बताइए अपूर्वा, उसके अलावा और कोई रोल नहीं याद आ रहा. कोई बात नहीं. अंजू आप बताइए. सर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. एंड सर इट हेल्प इन क्रोमोसोमल मूवमेंट. हाँ ठीक है. एंड इसके अलावा याद रखना, प्लीज याद रखना, ये फ्लैजिला में आपको मिलेगा, सिला में आपको मिल जाएगा, और सेंट्रोल्स के अंदर भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने के लिए आपको मिल जाता है. तो ये बात आप हमेशा प्लीज याद रखना, इसको भूलना मत. ओके, देन क्विकली टेल मी ओवर हियर दैट आपके क्रोमैटिन में यू हैव योर, ठीक है, डीएनए आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, ये तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो. मुझे बताइए आपके पूरे डीएनए के अंदर कितना % डीएनए होता है जिसके अंदर आपको जीन्स लगे हुए आपको मिलते हैं. बताइए, इसका आंसर देंगे मुझे यहाँ पे. बताइए वरुण, आप बता दीजिए. चलिए 2%. और बाकी 98% में क्या होता है फिर वरुण. खाली होता है एनीथिंग. वहां पे आपको जीन्स नहीं मिलेंगे. यस, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ जीन्स ओवर देयर. ठीक है. उसके अलावा देन क्विकली टेल मी हियर दैट आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है. उसके बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस का नाम क्या होता है. बता दो. अंशिका बता दो. अंशिका बता दो बेटा, दूसरों को भी मौका दो. अंशिका बोलिए. पेरिन्यूक्लियर स्पेस. Right, we have to Anshika, right. So we have this perinuclear space, right. बिल्कुल सही. So these are the things we have done. तो basically हमने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमने देखा है आज की क्लास के अंदर. Along with that we have understood कि हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस क्या है, हमारा यहाँ पे उसके फीचर्स क्या है. That is something we have seen, right. And along with that we have seen our microtubules. So ये 3 चीजें हमने यहाँ पे की है. ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा कंटेंट आज कवर नहीं किया, but these are the things we have covered. कल की क्लास में हम लोगों ने खत्म करना है हमारा कल की क्लास के हम बाद में बात करेंगे. So these are the things you have to know over here. These are the few things you have to remember in this, right? So already done. Before we wrap up the class, हम लोग एक यहाँ पे हमारा रन कर लेंगे हमारा यहाँ पे पोल. So फटाफट एक पोल रन करते हैं. Do we have a question for poll? Yes, we do have a question for poll. So काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 2019 का. So इसको हम रन करेंगे हमारे पोल के ऊपर. So just wait a minute.